नमस्कार साथियों, सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन सेगमेंट पर मैं नितिन शर्मा आप सब लोगों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है जनरेशन पर, यानी कि जनरेशन कितनी तरह की होती है। और आज की जो जनरेशन है यानी कि 1996 के बाद जन्मी जो जनरेशन है उसको जनरेशन जेड क्यों कहते हैं, और इससे पहले वाली जनरेशन ने ऐसा क्या किया। या आप जो सुन रहे हैं यानी कि जो लगभग 30 से लेकर 35-40 वर्ष की उम्र के जो लोग हैं वो मिलेनियल क्यों कहलाते हैं, और इसके साथ साथ और भी तमाम तरह की जानकारी। परंतु इसमें सबसे बड़ा जो आज का हमारा सवाल ये है कि क्या जनरेशन जेड जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस से बच पाएगी, क्या जनरेशन जेड जो है वो अपने खुद का घर बना पाएगी, क्या जनरेशन जेड डिप्रेशन और ओबेसिटी और एंजाइटी जैसे इतने बड़े बड़े राक्षसों से बच पाएगी। अगर आप दोस्तों 1996 के बाद जन्मे हुए हैं और जनरेशन जेड के हिस्से हैं तो ये लेक्चर आखिर तक सुनना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और अगर आप जनरेशन जेड के अभिभावक हैं या आप उनके बड़े भाई बहन हैं, आप माता पिता हैं, तो भी दोस्तों इस लेक्चर में आप हमारे साथ बने रहिएगा। यह हेल्दी कन्वर्सेशन आपके और मेरे बीच में ये होने जा रही है। परंतु उससे पहले गुजारिश रहेगी कि अगर आपने हमारे अभी तक परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं सृष्टि क्लासेस का, तो लाल वाला बटन दबाकर आप हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइएगा। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताता हूं कि जो सबसे पहली जनरेशन है वो साइलेंट जनरेशन कहलाई। और ये जो साइलेंट जनरेशन है दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें तो ये साइलेंट जनरेशन कौन सी थी। जिन जनरेशन में अगर कहें 1928 से लेकर 1946 के बीच में जिनका जन्म हुआ, यानी कि दोस्तों इस टाइम क्या था, इस टाइम वर्ल्ड वॉर जैसी समस्याएं चल रही थी। और इस वर्ल्ड वॉर जैसी समस्याओं से जूझते हुए जो अपने परिवारों को बचा गए और खुद के लिए जो मेहनत करते हुए आगे बढ़ते गए, परंतु वो लोग चुपचाप मेहनत करते आगे हुए बढ़े। उनके पास किसी तरह के कोई राइट्स नहीं थे, ना उनके पास ह्यूमन राइट्स थे, ना अगर कहें उनके पास कोई फंडामेंटल राइट थे। बस वो लगे हुए थे गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए, काम करते हुए अपने आप को बचते बचाते। और हम जैसे आज के लोगों के लिए उन्होंने अपनी अपनी पूरी जिंदगी जो है वो काम करते रहे और आगे बढ़ते रहे। उनकी गर्दन हमेशा नीची रहा करती थी और इसी में वो सारा काम किया करते थे। परंतु दोस्तों जैसे जैसे ये आगे बढ़ा उसके बाद अगली जो जनरेशन आई वो जनरेशन आपके बेबी बूमर्स जनरेशन के नाम से कहलाई। और यही एक जनरेशन है जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे पैदा हुए, इसीलिए इसको जनरेशन बेबी बूमर कहा जाता है। यानी कि इस दौर में, इस वक्त में 1946 से लेकर 1964 के बीच में सबसे ज्यादा बच्चे पैदा हुए। और इन लोगों ने कौन सी समस्याओं का सामना किया, तो दोस्तों इन लोगों के सामने बहुत सारी तरह की समस्याएं आई। और एक तो ये था कि इंडिपेंडेंस के जो जितने भी मूवमेंट थे वो चल रहे थे, और दूसरी तरफ इनके सामने चैलेंजेस थे सिविल राइट मूवमेंट। इस तरह के इनको अपने हक चाहिए थे, एक नागरिक होने के जितने भी हक होते हैं वो इनको चाहिए थे दोस्तों। परंतु ये वो परिवार वाले लोग थे जिन्हें अपने परिवारों की चिंता थी, अपनी चिंता थी, अपने हकों की चिंता थी, और ये अपने काम करते रहे और अपने परिवार के बीच में पहुंच जाते थे। सुबह से शाम तक काम करना और अपने परिवार का, इनका यही एक सपना था। अब आगे हम बात करते हैं, फिर आती है एक जनरेशन दोस्तों, जनरेशन एक्स। ये जो जनरेशन एक्स है इसने भी हमारे तक या आज तक के दौर में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। वो क्या था, 1965 से लेकर 1980 के बीच में जन्मे। सबसे पहले एक तो इकोनॉमिकली इनइक्वलिटी, एक तो इसका सामना किया दोस्तों इन्होंने। और दूसरी तरफ देखा जाए यानी कि पैसे का बराबर ना होना। अगर कोई आदमी कमा रहा है तो पूरे घर वालों को खिला रहा है, अगर कोई आदमी के पास 100 रुपया है तो उसी कंडीशन में रह रहे किसी आदमी के पास 2 रुपया भी है। तो ये जो सबसे बड़ा इनइक्वलिटी आया, यानी कि किसी के पास तो बहुत पैसा है और कोई बहुत गरीबी में मर रहा है, कोई बहुत शानदार लाइफ जी रहा है तो कोई ढंग की लाइफ जी नहीं रहा है। ये जो इनइक्वलिटी आई, यानी कि ये जो इम्बैलेंस हो चुका था, मामला गड़बड़ हो चुका था, ये जनरेशन एक्स के लोगों को देखना पड़ा। और जनरेशन एक्स कौन सी थी, ये 1965 से लेकर 1980। मैं आपको यहां पर एक बात रोक कर और कह देता हूं, ये जनरेशन का जो है एक प्योर रिसर्च सेंटर है जिसकी तरफ से एक मैगजीन या आर्टिकल निकलते हैं, उसकी तरफ से ये सुझाए गए कुछ एक जनरेशन के आइडियाज हैं कि ये जनरेशन इस दौर में पैदा हुई, ये जनरेशन इस। हालांकि इनका कोई एक बहुत बड़ा, अगर आप स्टैंडर्ड नहीं कह सकते कि हाँ यही सब कुछ किताबों में दिया गया है, नहीं। ये कुछ एक लोगों की या साइंटिस्ट की बात करें तो उनका बनाया गया एक क्राइटेरिया है जिसमें ये सब लोग जीते। दूसरी तरफ दोस्तों इन्होंने एड्स जैसी बीमारी को भी झेला और इतनी बड़ी बीमारी से जूझते हुए ये लोग आगे बढ़े।
और उसके बाद आती है दोस्तों जनरेशन वाई, जिसमें मैं और आप, अगर आप 1981 के बाद जन्मे हैं और 1996 के बीच में जन्मे हैं, तो ये जो जनरेशन वाई है दोस्तों, ये मिलेनियल्स कहलाती है। और ये जो मिलेनियल्स है, इन्होंने बदलती हुई दुनिया को देखा, क्योंकि जब ये अपने स्कूल टाइम में थे तो इन्होंने कभी मोबाइल नाम की चीज को जाना तक नहीं था। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ते गए तो दौर बदल रहा था, मोबाइल धीरे धीरे आ रहा था, डिजिटल दौर आ रहा था, टेक्नोलॉजी आ रही थी। इन्होंने उन सब चीजों को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़े। और ये जो है जनरेशन वाई, इसकी वजह से ही आज जो आप दुनिया बदली हुई देख रहे हैं, आप जो इतना बदला हुआ वर्ल्ड देख पा रहे हैं, ये मिलेनियल्स की वजह से ही है। चाहे आप मार्क जकरबर्ग की बात कर लो या स्टीव जॉब्स जैसे बंदों की बात कर लो, ये सारे के सारे मिलेनियल के आसपास के ही लोग हैं। इन्होंने पूरी दुनिया बदल दी। इनकी कुछ एक बातें हैं खास जो इनको अलग बनाती है, परंतु मैं आपको यहां पर एक बात और बताता हूं, इनके हाथ में कुछ नहीं था। इनके पहले जो 3 पीढ़ियों ने इनके लिए जो काम किया, ये मिलेनियल्स के लिए ही काम किया, और मिलेनियल्स ने इसका पूरा फायदा उठाया। इसी जनरेशन वाई के लोगों ने पूरा फायदा उठाया। इन लोगों की एक अच्छी खास बात ये थी कि ये एम्बिशियस थे, महत्वाकांक्षी थे। इन लोगों को कुछ वर्ल्ड में कुछ नया करना था दोस्तों। दूसरा कि ये लोग रिस्क टेकर भी हैं, रिस्क टेकर हैं। ये आज अगर जॉब कर रहे हैं तो इनके दिमाग में एक खुरापात चलती रहती है कि जॉब के बाद मुझे अपना बिजनेस करना है, जॉब के बाद। ये सबसे ज्यादा स्टार्टअप लाने वाली एक ऐसी जनरेशन है। आप चारों तरफ नजर घुमा के देख लो, आपके सामने सिर्फ और सिर्फ ये जनरेशन वाई के लोग मिलेंगे। इन लोगों के लिए कहीं अगर देखा जाए कुछ हद तक तो इनके लव के मायने समझाते हैं, इनको रिश्तों के मायने समझाते हैं। ये है वो जनरेशन। इन्होंने एक वो भी फेज देखा जब डिजिटल था ही नहीं, इन्होंने एक वो भी फेज देखा जब बिल्कुल आधुनिकरण हो चुका है, पूरा का पूरा सिस्टम ही डिजिटल हो चुका है। अब अगर हम इसके बाद बात करें तो दोस्तों हमारी इंपॉर्टेंट जनरेशन पे आते हैं, जिसके बारे में आज हमें चर्चा करनी है, वो है जनरेशन जेड। और इसी जनरेशन जेड को जेन जी कहते हैं दोस्तों, जेन जी, यानी कि जनरेशन जेड। और इनके सामने बहुत बड़े बड़े मेजर चैलेंजेस आने वाले हैं, जिन्होंने 1996 के बाद जन्मा। एक तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि ये लोग डिजिटल दौर में पैदा हुए हैं, और इस डिजिटल दौर में इतने हाई टेक्नोलॉजी दौर में पैदा हुए हैं कि इनके सामने हजारों लाखों तरह की चीजें परोस दी जाती है। जब ये खाना खाते हैं तो इनके हाथ में मोबाइल होता है, और इनकी जो आशाएं जो होती है जीवन को लेकर, वो इन्फ्लुएंसर के द्वारा, यानी कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर जो ट्रू कॉल्ड जितने भी अगर हम कहें कि इन्फ्लुएंसर हैं, उन इन्फ्लुएंसर के द्वारा दी गई वो पंपिंग सिस्टम, मैं उनको कहता हूं, दिया गया फेक मोटिवेशन इन लोगों को अपने जीवन की रियलिटी से दूर कर रहा है, इनकी वास्तविकता से दूर करके बैठा है। इसीलिए दोस्तों मैंने शुरुआती दौर में कहा था, कुछ एक साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि जनरेशन जेड एकमात्र ऐसी पीढ़ी होगी जिसके पास इनका अपना खुद का घर नहीं होगा। अब सोचने वाली बात यह है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। कहते हैं दोस्तों कि अब तक की सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड अगर कोई जनरेशन है तो वो यही है। ये अवसाद में जीने वाली जो अगर हम कहें तो सबसे ज्यादा हाई डिप्रेस्ड अगर हम बात करें तो यही एक जनरेशन है। अब दोस्तों इसके पीछे की वजह क्या क्या हो सकती है और क्या क्या नहीं, सबसे पहले तो यही है। अब अगर हम कहें इसके साथ साथ देखो, ये लोग एंजाइटी में जीते हैं, इनके साथ यानी कि ये चिंता में रहते हैं, इनके साथ ओबेसिटी प्रॉब्लम है, यानी कि ये मोटापे से शिकार हुए पड़े हैं, इनके हार्ट और डायबिटीज जैसे रोग जल्दी अटैक करते हैं। और इन्हीं लोगों में सबसे ज्यादा अगर हम कहें कि ये शॉर्ट टेम्पर लोग होते हैं, इनमें गुस्सा बहुत जल्दी आता है। हाथ में अगर कोई बर्तन दिया हुआ है और कुछ एक बात सुन ली ऐसी जो इनको नहीं भाई, तो ये लोटा आपके मुंह पे आ सकता है। दोस्तों ये है जनरेशन जेड। ऐसा क्यों हो रहा है जबकि इनके पास तो इतनी सारी फैसिलिटीज है जितनी पुराने के हमारे बुजुर्ग लोगों के पास नहीं थी, परंतु वो ज्यादा खुश रहा करते थे। आजकल के टाइम में जनरेशन जेड में अगर एक चीज देखा जाए तो सबसे ज्यादा सुसाइडल टेंडेंसी आ रही है दोस्तों, यानी कि सुसाइड यानी आत्महत्या करने के विचार सबसे ज्यादा आ रहे हैं। इवन यहां तक कि सबसे ज्यादा सुसाइड भी यही कर रहे हैं सबसे कम उम्र में। पहले के वक्त में ऐसा था कि हजारों तरह की दुविधाएं सामने आ जाती थी, परंतु अपनी जिंदगी से हार कोई नहीं मानता था। परंतु आजकल के जमाने में अगर 18, 19 या 16 साल के लड़के, पिछले दिनों एक कोटा में केस हुआ था, उस पर हमारा वीडियो भी बनाया गया था कि 2 बालकों ने टेस्ट में नंबर कम आने की वजह से सुसाइड कर लिया। क्या इसके पीछे का कारण सामाजिक प्रेशर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, इसी पे चर्चा करेंगे हम।
अब इस पे सारी हम लाइन वाइज चर्चा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। उससे पहले दोस्तों एक मैं आपको जरूरी जानकारी बताता हूं कि ये जो प्यू रिसर्च सेंटर जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये इसका लोगो है, आप इसके आर्टिकल पढ़ सकते हैं। 70% जो है किसी ना किसी तरह के डिप्रेशन में रहते हैं लोग बाग, यानी कि जो अगर हम इसकी करें बात जनरेशन जेड की, इसके 70% किसी न किसी तरह की डिप्रेशन में रहने वाले जनरेशन जेड के लोग हैं। वजह क्या है इसके पीछे की? वजह देखो बहुत सारी हो सकती है, आगे हम चर्चा करेंगे। एक तो वजह पर्पजलेस होना, मीनिंगलेस होना, है ना, किसी तरह का कोई इनमें भगवान को लेकर स्पिरिचुअलिटी की ना होना, ये सारी तरह की हम वजहों की चर्चा करेंगे। परंतु मैं आपको इससे पहले बताता हूं कि जनरेशन जेड के जो लोग हैं 45% और मिलेनियल्स जो है वो 56%, जनरेशन एक्स के लोग 51% और बेबी बूमर जो हैं वो 70%। ये ही अपनी मेंटल जो हेल्थ है वो अच्छी मानते हैं, यानी कि बेबी बूमर में 70% ऐसे लोग थे जो अपने जीवन में बहुत खुश नजर आ रहे थे और अपने आप को ठीक ढंग से मान रहे थे कि हम खुश हैं, हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत बढ़िया है। और जनरेशन एक्स जो है वो 51% लोग मानते हैं और मिलेनियल जो है वो 56% यानी 56%। और जनरेशन जेड जो है, जो मोस्ट डिप्रेस्ड अगर हम जनरेशन की बात करें तो वो यही है। अब हम आगे चलते हैं और हम इसके प्रभाव की बजाय हम पहले कारण का पता करते हैं। आखिरकार ऐसे कौन से कारण हो सकते हैं दोस्तों, जो इनके हाथ में इतने बड़े बड़े स्मार्टफोन होते हैं, ये जब गूगल करने बैठते हैं तो इनके गूगल पर सवाल एक पूछते हैं और हजार तरह के सॉल्यूशन इनको नजर आते हैं। और अगर हम बात करें इतनी एडवांसमेंट होने के बाद भी इनकी मेंटल स्टेट जो है वो ठीक नहीं रहती है और इनके साथ फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर, ऐसे बहुत सारे कारण होंगे। सबसे पहला कारण जो है वो हम बात करते हैं दोस्तों इसमें कि इनकी लाइफ जो है वो पर्पजलेस होना, है ना। पर्पजलेस लाइफ का पर्पजलेस लाइफ का होना सबसे बुरा है। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें पर्पज में, अगर हम जनरेशन एक्स की बात कर लें, वाई की बात कर लें या बेबी बूमर की बात कर लें, इन सब जनरेशन में आप एक चीज कॉमन देखोगे, इनके लिए इनकी अपनी फैमिली इंपॉर्टेंट थी, इनके लिए कोई न कोई पर्पज जॉब को लेकर था। या हम हमारे दादाजी या दादी जी को देखेंगे तो वो स्पिरिचुअल, अगर हम बात करें तो वो स्पिरिचुअल लेवल पर पर्पस रखते थे कि चलो हमें भगवान मिल जाए, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, किसी भी तरह की आस्था थी उनमें। पर क्या ये तीनों चीजें जो मैंने बताई है, इन तरह के पर्पस आज के जो जनरेशन जेड के हैं, यानी 1996 के बाद जन्मे जो बच्चे हैं, उनमें क्या कुछ ऐसा है? नहीं है। तो इन लोगों में पर्पस नहीं है। दूसरा अगर कारण एक चीज देखें, अब अगर हम इसके साथ साथ हम थोड़ा थोड़ा इनके जो है अलग हटके भी बात करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इनका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि ये एक वर्चुअल लाइफ में जीने लग गए हैं। पर्पज का नहीं होने का कारण है कि आजकल के दौर में आप दो चीज देखोगे दोस्तों, मैं एक और बताता हूं आपको। एक होती है इंफॉर्मेशन और एक होता है नॉलेज। अच्छा, आपके लिए जरूरी क्या है? आपके लिए नॉलेज जरूरी है, इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है। आप कहोगे सर दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है कि जब आप सुबह से शाम तक मोबाइल को स्क्रॉल करते हो और 60 सेकंड वाली वीडियोस देखते हैं तो आपके साथ दुर्घटना ये घटती है दोस्तों कि आज विराट कोहली ने ब्लैक वाटर पी लिया, आज विराट कोहली का ये हो गया, आज पाकिस्तान में ये हो गया, आज अनुष्का शर्मा ने ये कर दिया, आज एलविस यादव का ये सॉन्ग आ गया, आज बिग बॉस में ये हो गया, आज सलमान खान ने उसको डांट लगा दी, आज अमिताभ बच्चन अपने घर से बाहर आए, और आप लोग बस यही देखते हैं। दूसरी, आजकल के जो फूड ब्लॉगर है भाई साहब, उनको तो सलाम ही है। वो जब भी जाते हैं अगले के माइक मुंह में होता है उस फूड बनाने वाले के, और बर्गर पिज्जा के उनके बहुत सारे वीडियोज आते हैं। इंफॉर्मेशन आ रही है, कोई काम की नहीं है, यूजलेस है। आपको दोस्तों एक फिल्टर अगर मिल जाए तो शायद आपके जीवन में कुछ हद तक डिप्रेशन कम हो जाए, पर फिल्टर नहीं है यहाँ पर, तो इंफॉर्मेशन की बाढ़ आई हुई है। पर आपको यहाँ पे समझदारी दिखानी पड़ेगी कि आपके लिए कौन सी महत्वपूर्ण रहने वाली है। और नॉलेज, नॉलेज जो होता है दोस्तों, वो किताबें पढ़ने से आता है, किसी एक टॉपिक पर महारत हासिल करने से आता है। अगर आप एक बात करोगे कि साहब मुझे कंप्यूटर साइंस के बारे में जानना है, तो आपको मोबाइल कभी नहीं सिखा सकता, आपको उसकी थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल क्लासेस अटेंड करनी ही पड़ेगी। अच्छे प्रोफेसर के बीच में जाके वो नॉलेज लेना पड़ेगा, वो ज्ञान जो कहीं काम आ सके आपके जीवन में, वो रखना पड़ेगा। इसीलिए आजकल के बच्चों में सॉफ्ट स्किल जैसी जो हम कह सकते हैं कि होनी चाहिए जरूरी चीजें, वो बिल्कुल भी नहीं है। अब दूसरा अगर हम बात करें, ये सारी चीजें तो आपको दोस्तों नॉलेज की तरफ ध्यान देना है, इंफॉर्मेशन पे नहीं। इन सब चीजों पे तो हम बाद में बात करेंगे। उससे पहले हम एक चीज देखते हैं कि डायरेक्शन
जो है वो इन लोगों को मिल ही नहीं रही है। अगर डायरेक्शन नहीं मिल रही है तो ये इसकी वजह है, ये डायरेक्शन लेस होना। अगर हम बात करें डायरेक्शन लेस होने की, देखो डायरेक्शन लेस होने में क्या है ना कि एक नाइहिलिस्ट एक तरह का बिहेवियर होता है, निहिलिस्ट बोल सकते हो, नाहिलिस्ट बोल सकते हो। ये एक ऐसा बिहेवियर होता है दोस्तों जिसमें क्या होता है कि बंदे को कुछ ऐसा सा महसूस होने लगता है कि उसे लगता है कि सब कुछ मीनिंगलेस हो गया है। और ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उसे चारों तरफ से जब वो ऐसी ऐसी चीजें देखता है, मान लो कि उसे अगर ये सर्च करना पड़े गूगल पे, मैं एक एग्जांपल देता हूं कि क्या जिंदगी में जॉब का होना बहुत जरूरी है। अब वो गूगल करेगा और गूगल करेगा तो उसे बहुत सारे तरह तरह के आंसर मिलेंगे, और जब बहुत सारे तरह तरह के आंसर मिलेंगे तो वो अपने आप को एक जगह पर सही स्टैंड नहीं कर पाएगा और उसको लगेगा कि ये सब कुछ बकवास है। ये एक तरह का बिहेवियर होता है, निहिलिस्ट या नाहिलिस्ट जो बिहेवियर होता है, यानी एक तरह का व्यवहार होता है। ये बहुत ही अजीब तरह का बिहेवियर होता है, ये एक तरह का रोग होता है। अगर किसी में आ जाए दोस्तों तो उसके बाद उसे सब कुछ मीनिंगलेस लगता है और ये बंदा डायरेक्शन लेस होता जाता है। इसके बाद मैं आपको एक और कारण बात बताता हूं दोस्तों इसमें, कि एक ये सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा प्रभाव है। नंबर 3, सोशल मीडिया का किस तरह से प्रभाव है? सोशल मीडिया का इस तरह से कि दोस्तों ये इंस्टाग्राम आप देख रहे हैं या ये चैट बॉक्स देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये एक दूसरे से कनेक्शंस को बनाए रखने के लिए बनाए गए थे, एक दूसरे से कनेक्शन बेहतर रह सके। और अब लोगों ने क्या कर लिया है कि इसको ही अपना जिंदगी मान लिया है। अब जितने भी हैं सबको लगता है कि मेरे 5,000 फ्रेंड है फेसबुक पे, किसी को लगता है मेरे 7,000 है, जबकि इन लोगों में से आप 2 या 3 से अधिक लोगों को जानते भी नहीं है। और आप जिन लोगों को अपने दोस्तों को जानते हैं वो भी आपको ठीक ढंग से पहचानते नहीं है। हम इतनी फेक लाइफ में जीने लग गए हैं। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि इस सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इस सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर भरे पड़े हैं, जो इन्फ्लुएंसर आपको दोस्तों हर रोज बर्बाद कर रहे हैं। आज आपको लगता है कि मुझे भी इसकी तरह बनना है। यूट्यूब पर किसी के आप मिलियंस ऑफ व्यू देखते हैं और मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर देखते हैं, आपको लगता है कि मैं भी इसकी तरह बनूं। आप एक फेक चोला ओढ़ लेते हैं। मैं 1996 के बाद जन्मे बच्चों को कह रहा हूं कि ये एक फेक चोला जो पहन लेते हैं और फिर ये क्या करते हैं, ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बच्चे, इनको लगता है कि ये भी बिग बॉस में भाग लेंगे और इनको भी ऐसे लगेगा कि हुक्का तेरे यार का चाले चाले काली थार में, जबकि हुक्का काली थार में नहीं चलेगा दोस्तों। ये हुक्का तो कहीं नहीं चलने वाला, कलम चलेगी आखिरकार और यही कलम आपको बचाएगी। अब ये सोशल मीडिया में जो इन्फ्लुएंसर भरे पड़े, कोई म्यूचुअल फंड के बारे में बता रहा है साहब, कोई आपको घर के बारे में ज्ञान दे रहा है, कोई किसी के बारे में ज्ञान दे रहा है, नहीं, इनकी चक्करी में नहीं आना है। मैं आपको फाइनली कुछ एक चीजें और भी बता के जाऊंगा, आप मेरे लास्ट तक वीडियो तक बने रहना। कुछ एक ऐसी टिप्स होती है जीवन में जो आप लोग देख के आते हैं, समझ के आते हैं, किताबों से हासिल करते हैं, अपने बुजुर्गों की सोहबत में बैठकर हासिल करते हैं, जो आपको साझा करने वाला हूं। अच्छा, उसके बाद एक चीज और आती है दोस्तों, धार्मिक भावनाओं की कमी होना। आप कहोगे सर धार्मिक भावनाओं का इससे क्या लेना देना है? देखो, मैं आज शुरुआत जब मैंने वीडियो की थी तब मैंने ये किया था कि ऐसा है कि जो जनरेशन जेड है वो अपना खुद का घर अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरने वाले हैं और सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड हैं। तो मैं इसके पीछे की वजह बताता हूं कि दोस्तों दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो एथिस्ट होते हैं, आप कहोगे सर ये कौन से होते हैं? जो आस्तिक होते हैं, भगवान को मानते हैं। आप कहोगे सर दूसरे लोग कौन से होते हैं? दूसरे लोग वो होते हैं जो, अगर ये होते हैं थिस्ट, सॉरी ये थिस्ट होते हैं और ये एथियस्ट होते हैं। एथियस्ट वो होते हैं जो नास्तिक होते हैं, जो नास्तिक लोग होते हैं। तो सर इनके दोनों के बीच का एक और होता है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक वो लोग होते हैं जिनको संशयवादी कहते हैं। संशयवादी यानी संशय रखने वाले, जिनको ये लगता है कि पता नहीं खुदा है भी या नहीं भी। ना तो वो हाँ के पक्ष में होते हैं और ना वो ना के पक्ष में होते हैं, वो बस कंफ्यूज रहते हैं और वो इसीलिए इन धार्मिक भावनाओं को लेकर वो ईश्वर पर विश्वास नहीं कर पाते। कुछ एक रिसर्च सेंटर ये बात कहते हैं कि जो लोग आस्तिक थे, जो लोग आस्तिक थे, वो नास्तिक लोगों के कंपैरिजन में, दोस्तों वो मैं जो कह रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वो नास्तिक लोगों के कंपैरिजन में दोस्तों ज्यादा सक्सेस हुए। वो ज्यादा सक्सेस हुए और ज्यादा खुश नजर आए। इसके पीछे की ये वजह है
कि कहीं न कहीं अगर हम देखें कि आपकी धार्मिक जो भावनाएं हैं वो आपके ईश्वर के साथ जुड़ी हुई है। अगर आप आस्तिक होते हैं, आप धार्मिक होते हैं, आप अपने किसी भी भगवान को मानते हैं, यानी कि आप पंक्चुअल होते हैं, आप में बुरी आदतें नहीं आती। अगर आप किसी धर्म का अनुसरण करोगे तो आप में किसी तरह का इंटॉक्सिकेशन नहीं आएगा, आप में बुरी लत नहीं आएगी, आप बुरी संगत में नहीं बैठोगे, तो आप अपने जीवन के प्रति अपने आप तेज तरार होते हुए आप सीरियस हो जाओगे और अपने जीवन को आप ठीक ढंग से लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लग जाओगे। परंतु अगर आपकी सोबत अच्छी नहीं होगी, आपकी संगत अच्छी नहीं होगी, तो आप नास्तिक ही होगे। यानी कि नास्तिक लोग, मैं ये नहीं कहता कि जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे इस तरह का काम करते, नहीं, बहुत सारे नास्तिक लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में अपने बहुत उच्च लेवल तक पहुंचे हुए हैं। परंतु अगर आप आस्था के साथ जीते हैं तो एक धर्म का थोड़ा सा डर बना रहता है। और धर्म का जो, अगर हम कहें कि पैदाइश इसीलिए की गई थी ताकि जो इंसान है वो सामाजिक रह सके। परंतु आज की जो जनरेशन है दोस्तों, वो तो इन दोनों में ही नहीं आती, ना थीस्ट में आती ना एथियस्ट में आती है, वो तो संशयवादी सोच में है। और इसकी वजह से भी कुछ न कुछ प्रभाव उनके जीवन पर पड़ने वाला है। अगर हम इससे आगे बात करें तो दोस्तों एक और है कि ओवर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। अभी अभी मैंने बताया कि ये लोग जीमेल का और ये लोग इनका और इनका जितने भी आजकल आते हैं, सब लोग जिनको अपने दोस्तों से मिलना चाहिए था, वो अपने दोस्तों से मिलने की बजाय वो सिर्फ एक ही काम करते हैं कि वो यूट्यूब के माध्यम से या वो व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से, स्नैपचैट के माध्यम से वो अपने दोस्तों से मिलते रहते हैं, छोटी छोटी स्नैप्स भेजते रहते हैं। अब उनको जीवन में जो ओरिजिनल, क्योंकि इन लोगों को इस ओवर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से दोस्तों इन लोगों में लव और कन्फेशन जैसे जो वर्ड है, इन वर्ड्स है, लव की बात करें हम या हम कन्फेशन की बात करें दोस्तों, हम कहें इमोशंस की बात करें दोस्तों, ये सारे शब्द आज इनकी लिस्ट से आउट हो चुके हैं। क्योंकि जिस मोहब्बत में इन्हें जीना चाहिए, जिस प्यार में, जिस प्रेम में इनको पढ़ना चाहिए, चाहे वो किसी बड़े बुजुर्ग का हो या अपने साथी या हम उम्र का हो या अपने अपोजिट जेंडर का हो, इन्हें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि बड़े बुजुर्गों का प्यार इनको अच्छा नहीं लगता, अपने जो हम उम्र अपोजिट जेंडर है इनको फिजिकल रिलेशन बनाने की जल्दी लगी रहती है, जबकि इनके जीवन में किसी तरह का कोई प्यार नहीं होता है और ना इन प्यार का ये मतलब समझते हैं। इसीलिए लव नाम की चीज इनमें होती नहीं है। ये धीरे धीरे रोबोट की तरह काम करने लग गए हैं, ये आलसी हो चुके हैं, इनके मोबाइल में ही इनकी दुनिया फंसी हुई है। अब इनके इतने सारी वजहों के कारण अब ये फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरेंगे, क्योंकि इनके पास किसी तरह का कोई टारगेट है नहीं और ना ही कोई इस तरह का कोई इनके पास लक्ष्य निर्धारण है। और अगर हम एक बात और करें कि इनके ऊपर एक तरह का सोशल प्रेशर भी है, जो अगर हम बात करें, मान लो यही है वो स्लाइड, और अभी हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, ये जो सोशल प्रेशर वाला जो खेल है, ये मैं आपको थोड़ा सा अभिभावकों को ज्यादा कहूंगा। जो अभिभावक लोग होते हैं वो ये पॉइंट ज्यादा सुनना। अगर एक बच्चे ने, मान लो यही बच्चा है, इसने आईआईटी निकाल दिया, तो जरूरी नहीं है कि ये आपका बेटा है ये आईआईटी ही निकाले, कोई जरूरी नहीं है दोस्तों, ये आईआईटी से बाहर भी हो सकता है। आप अगर ये आईआईटी निकाल के आया है तो आप इसे अगर नीट करवाना चाहते हैं तो कोई जरूरी नहीं है ये नीट करे, हो सकता है ये एक अच्छा साहित्यकार बने, हो सकता है ये कोई प्रोफेसर बने, सिंगर बने, एक्टर बने, कुछ भी बन सकता है। परंतु आजकल की जो दुनिया में होड़ लगी रहती है वो ये है कि उसके वाला आईआईटी तो हमारे वाला भी आईआईटी, दे दे के प्रेशर उस बच्चे को इतना ज्यादा मेंटली टॉर्चर कर दिया जाता है कि फाइनली वो बच्चा सुसाइडल टेंडेंसी का शिकार हो जाता है। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिसकी मैं अभी जिक्र कर रहा था, कोटा में 2 बच्चों के टेस्ट में मार्क्स कम आए और दोस्तों वो अपनी जान की आहुति दे गए, उन्होंने आत्महत्या कर ली। एक बच्चे ने बिल्डिंग से 5वें माले से कूद कर हत्या की थी अपनी, और एक बच्चे ने अपने कमरे में रहकर और उसने अपने फांसी को गले से लगा लिया था। ये है दोस्तों सबसे बड़ी। और इसके बाद हम बात करें कि इनके प्रभाव किया, और उससे पहले मैं आपको बताता हूं दोस्तों, एक आजकल के टाइम में बच्चों में फॉल्स रिलेशनशिप बहुत है। इन्हें लगता है कि जिस रिलेशनशिप में ये जी रहे हैं यही सारा कुछ है, जबकि ऐसा नहीं है। ये फॉल्स रिलेशनशिप, या हम कहें कि टॉक्सिक रिलेशनशिप, मैं एक टॉपिक और तैयार करके लेके आने वाला हूं कि फॉल्स रिलेशनशिप से कैसे बाहर आएं या टॉक्सिक रिलेशनशिप से कैसे बाहर आएं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है।
परंतु ये फॉल्स इनको लगता है कि जिसके साथ ये अटैच्ड हैं ये 3-3 4-4 महीने तक किसी इंस्टाग्राम पर ये वक्त देते रहते हैं एक प्रोफाइल को, और सामने वाला भी एक प्रोफाइल को वक्त दे रहा है, वीडियो कॉल हो रही है या कोई दिन में कोई थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती है इन लोगों के बीच में, और इन्हें लगता है कि यही इनकी जिंदगी का आखिरी और वो पहला व्यक्ति है जो हमें बस अब आगे ढोला मारू की तरह या हीर रांझा की तरह अब हम आगे बढ़ जाएंगे और जीवन साथ ले आएंगे। ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि शादी होने के बाद जो घर की डिमांड है और जो घर के खर्चे हैं वो पार नहीं पड़ने वाले, क्योंकि अभी तक तो आप लोगों ने एक दूसरे को, अगर हम गए तो कुल्फियां खिलाई होगी, आइसक्रीम खिलाई होगी, या फिर आप पिज्जा पास्ता के किसी कैफे में बैठ के 10 मिनट कोल्ड ड्रिंक के साथ अपनी बातें एंजॉय करके निकल लिए होंगे, और मिल भी तो रहे हैं तो 2-3 महीने बाद मिल रहे हैं। अब जब शादी हो जाती है तो फिर ये फॉल्स रिलेशनशिप जो है वो आते ही टूट जाती है, महीना भर नहीं निकल पाती, और ये आगे आगे केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और इसके साथ साथ एक चीज जो है वो सबसे बड़ी आती है, इंटॉक्सिकेशन, यानी कि नशा। अब जब इनकी ये रिलेशनशिप टूटती है, मेरी अभी एक हमारे जो है दिल्ली में कुछ जानकार हैं, वहां से मुझे पता चला कि सब सरकारी स्कूलों में, विद्यालयों में, या जो बड़े बड़े स्कूल हैं, उन जो 8वीं 10वीं क्लास की बच्चियां हैं उनके बैग में प्रेगा न्यूज जैसी किट मिल रही है। अब उन बच्चियों को इन चीजों का आज ही ये नॉलेज थोड़े न हुआ है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है, सब चीजें बदल रही है, ये लोग सीख रहे हैं। और जैसे ही ये बच्चियां, बहुत सारी तो ऐसी होती हैं जो अपने आप की जान की आहुति दे देती है, क्योंकि अब उनसे ये डिप्रेशन संभलती नहीं है, क्योंकि इनके साथ वो दुर्घटना घट चुकी होती है और ये किसी को बताने लायक नहीं रहते हैं। अब यही चीजें हैं जो आगे चलकर इनको इंटॉक्सिकेशन का शिकार करती है। वो लड़का जिसकी उम्र अभी तक 15 साल हुई है, उसके साथ अगर उसकी रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हो जाए तो उन्हें बताने वाला कोई नहीं है, अज्ञानी बच्चे हैं, उन्हें इन सब फिजिकल रिलेशन के बारे में और इन सब से होने वाले, अगर कहें कम उम्र में होने वाले जो कुप्रभाव है, उनकी जिंदगी पर पड़ने वाले प्रभाव है, इनके बारे में पता नहीं होता है। तब वो इंजेक्शन का सहारा लेते हैं और कोई बड़ा आदमी आके जो नशा बेचने वाला है वो अपने स्वार्थ के चक्कर में इस बच्चे को नशा दे देते हैं और वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, वो बच्चा, उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। ये बहुत सारे ऐसे कारण थे। परंतु दोस्तों अब हम थोड़ा सा लास्ट में चर्चा करेंगे कि क्या अब ये जिंदगी में ऐसा ऐसा फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज से ये गुजरते रहेंगे? तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर आप अपने जीवन में गोल सेट करके रखें तो इस जीवन में ऐसी कोई चीज हासिल आप जो चाहो वो कर सकते हो। क्या जनरेशन जेड अब सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड ही रहने वाली है? नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल हो सकता है ऐसा, क्योंकि अगर आप चाहो तो अपने जीवन में गोल सेट कर सकते हो, बशर्ते आप एक सोशल मीडिया से दूर रहो। आप इसके साथ साथ दोस्तों कुछ फिजिकल एक्टिविटी जरूर करते रहो, क्योंकि जो आप पबजी खेलते हैं उसमें आप सिर्फ अपने मोबाइल को हेल्दी कर सकते हैं या अनहेल्दी कर सकते हैं, आप अपने आप को हेल्दी नहीं कर सकते। फिजिकल अगर आप गेम खेलने के लिए जाओगे तो साइंटिस्ट भी यही बात मानते हैं, डॉक्टर भी यही मानते हैं कि जो लोग अक्सर ग्राउंड में अपना टाइम हर रोज 1 से 1.5 घंटा व्यतीत करते हैं, उनका मन भी ठीक रहता है, उनके सामने किसी तरह की टेंशन आती नहीं है। तीसरा दोस्तों, कि जितने भी आपके दोस्त लोग हैं उनमें से कोई एक दोस्त का ट्रू फ्रेंड होना, मैं हमेशा कहता हूं, बहुत जरूरी है। आप लोगों की लिस्ट में बहुत होंगे, 5,000 7,000 10,000, परंतु आपके जीवन में एक ऐसा दोस्त होना चाहिए जिस दोस्त के साथ बैठकर आप कुर्बत कर सको, उसकी महफिल में बैठ सको, आप उससे सारी चीजें साझा कर सको। क्योंकि जब आपके अंदर कुछ चीजें ऐसी आएगी जो किसी से साझा नहीं कर सकते और आप अपने दोस्त को बता दोगे, तो फिर आपके ये जो टेंशन है ये कम होती जाएगी। और इसके साथ साथ आप ये कर सकते हो कि आप गुरु को किसी को मानना शुरू कर दो, या आप एक किसी मेंटर को, मैं ये नहीं कहता कि आप आस्तिक होकर ही मानो, आप किसी अपने जीवन में एक मेंटर को ले आओ। जैसे आजकल अगर हम देखें तो यूट्यूब के सहारे से एक वृंदावन के महाराज हैं, है ना, बाबा, अगर हम कहें प्रेमानंद जी महाराज, उनके पहले शॉर्ट्स वीडियो वायरल हुए थे, खूब सारे बैकग्राउंड में म्यूजिक देके, और फिर अब धीरे धीरे उनके बड़े वीडियोस आने लग गए हैं। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पर आपको मिलेंगे जिनकी वजह से, जिनके प्रवचन सुनकर या 5 या 7 मिनट सुनकर आप हर रोज अपने आप को एनर्जाइज कर सकते हैं, अपने जीवन के गोल डिसाइड कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने चारों तरफ का एटमॉस्फेयर क्रिएट करो, और सबसे बड़ी बात है कि अपने जीवन का गोल डिसाइड करो। और अगर आप अभिभावक हैं तो मैं आपको बता दूं, आप अपने बच्चे पे किसी भी तरह का कोई सोशल प्रेशर ना देवें, उनको ये ना कहें कि आज वो मेरिट में है, आप भी मेरिट में है, आज वो आईआईटी कर गया। आप उस बच्चे को कम से कम इतना आजाद जरूर रखें कि उसके अंदर का
जो क्रिएटिविटी है, उसके अंदर का जो कलाकार है, उसके अंदर का कोई भी इंसान है जो वो सच में है, वो बाहर आ सके, जो इस दुनिया को दिखा सके कि आखिरकार मैं हूं। अगर वो सच में एक किचन में काम करने वाला ही बच्चा है तो बस वो अपना जीवन ठीक ढंग से निकाल ले और किचन में काम करते करते हंसते खेलते निकाल ले, यही उसके लिए काफी रहेगा। वो आईआईटी नहीं करना चाहता है तो उसकी मैथ नहीं समझ आती है तो जरूरी नहीं है कि हर कोई आईआईटीएन ही बने। इसी के साथ दोस्तों मैं अब चाहता हूं आपसे जाने की इजाजत, और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलूंगा और फिर मैं एक और टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक आप हमारा ये प्यार ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए, बांटते रहिए और ये वीडियो साझा करते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।